अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ की 102 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे ख़त्म हो गई। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज़ है। वोटर टर्नआउट के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में 77.57% हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32% हुई। 21 रियासतों में वोटिंग का एवरेज 62.8% रहा। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कुछ बिहार में तशद्दुद और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनाइट ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान जख्मी हुए हैं। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। दीगर पार्टियों को 23 सीटें मिली थी। इस फेज़ में ज़्यादातर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 पार्टियों के बीच है। फर्स्ट फेज़ में 1625 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। इनमें 1491 मर्द और 134 खवातीन कैंडिडेट हैं। 8 मरकज़ी वज़रा, एक साबिक़ वज़ीर आला और एक साबिक़ गवर्नर भी इस बार चुनावी मैदान में है। इस फेज़ के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज़ की वोटिंग होगी। जुमला 7 फेज़ में 543 सीटों पर 1 जून को इलेक्शन खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। मोबाइल थोड़ा लडो मोबाइल कैमरा पीछे ले तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर ये सर दुनिया की सबसे छोटी खातून ज्योति उमगे ने महाराष्ट्र के नागपुर में वोट डाला। ज्योति, जो अपने खानदान के साथ पोलिंग सेंटर पहुंची, कतार में खड़ी हो गई और बाकी सबके साथ वोट डाला। बाद उन्होंने सबसे वोट देने की अपील की और कहा कि हमारा फ़र्ज़ है, मुल्क के शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद ने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसी स्कूल में पोलिंग सेंटर बना था जहां उन्होंने वोट डाला। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के नोटिफिकेशन की इजराई के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ हलकों में अहम सियासी जमातों के कायदीन ने अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। कई मकामात पर उम्मीदवारों ने भारी रैली के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल की। मजमूई तौर पर आज रियासत भर में 97 अफराद ने, माफ़ कीजिएगा 98 अफराद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस लिहाज से रियासत में पिछले 2 दिनों में करीब 98 अफराद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। आज 57 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। हैदराबाद लोकसभा हल्के से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वहीं सिकंदराबाद से मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। करीमनगर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय, नागर कर्नूल से बीआरएस उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार, महबूबनगर लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी, खम्मम से बीजेपी उम्मीदवार विनोद पेद्दपल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार गडम वंशी कृष्णा और बीआरएस उम्मीदवार कोपुला ईश्वर, निजामाबाद लोकसभा बीआरएस उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, भोनगी से सीपीएम उम्मीदवार एमडी जहांगीर और बीजेपी उम्मीदवार बी नरसैया गौड़ ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के से मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वो अब जितने भी इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, अवाम की खिदमत की है, उसका रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने रखा है। सिकंदराबाद हल्के से वो दूसरी बार पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी सांस तक वो ज़ाफ़रानी झंडा उठाकर ही काम करेंगे।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को बदनुमानियों से पाक हुकूमत करार देते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बीजेपी हुकूमत ने 1 रुपये की भी बदनुमानी नहीं हुई है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के पर्चे नामजदगी के मौके पर राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान मोदी हुकूमत ने कई तारीखी फैसले लिए, जिसके नतीजे में दुनिया भर में आज हिंदुस्तान 5वीं बड़ी मईशत बनकर उभरी है और माशी तौर पर मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं जानता हूं सैकड़ों लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उसके बाद यहां पर बीआरएस की गवर्नमेंट बनी है और बीआरएस ने जिस तरीके से उस गवर्नमेंट ने करप्शन को बढ़ावा दिया है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए बलिदान दिया है, उनकी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या कारण है? कांग्रेस हो, भारतीय ये बीआरएस हो, ये लोग जब गवर्नमेंट बनाते हैं, इन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेज लग जाते हैं। कांग्रेस के बारे में भी आपने देखा होगा, जब जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, उन लोगों के ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेज लगे, यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार है, भारत नहीं, कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज हो। गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को आती है तो भारतीय जनता पार्टी को आती है। बहनों भाइयों, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का स्टेशन, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इतना ही नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिखाया बहनों भाइयों कि हमारा भारत केवल 7 वर्षों में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था इकोनॉमी की साइज के मामले में, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सारी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स, सारे अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद लोकसभा हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और उसके बाद लकड़ी का पुल पर वाक़े रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद के दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उनके हमरा उनके फर्जन सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, साबिक रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में 13 मई को पोलिंग होने वाली है। बरकरार रखिए, दुआ करते रहिए और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आज भी धकेलो मत, चलो आप पीछे
चीफ मिनिस्टर और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस अरकान असेंबली की खरीदी से बाज रहने का इंतबाह देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो पहले अपने अरकान असेंबली की वफादारियां तब्दील होने से रोकने को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर का ये तबसरा साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के उस दावे के पस मंजर में सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हुक्मरान कांग्रेस के 20 अरकान असेंबली उनसे रब्त में हैं और वो बीआरएस में शमूलियत के ख्वाह हैं। महबूबनगर में हल्के लोकसभा महबूबनगर के पार्टी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी के रोड शो को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक की तरह इस मरतबा भी बीआरएस सरबराह कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीदने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने केसीआर को इंतबाह देते हुए कहा कि वो हाई टेंशन वायर फेंसिंग की तरह पार्टी की निगरानी कर रहे हैं। अगर हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जाती है या फिर वायर को छुआ जाता है तो आप भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और जिले महबूबनगर के दूसरे प्रोजेक्ट्स की अदम तकमील के लिए पेशरफ बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। ఈ ప్రాంతం గురించి మాట్లాడకపోయే అట్లాంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ఓటేస్తే ఇయాల మనకేమన్నా ఉపయోగమా? నిన్న మన కేటీఆర్ అంటున్నాడు మా కారు కొంచెం ఖరాబ్ అయింది గ్యారేజ్కి పోయిందని. అరే పిల్లగా నీ కారు ఖరాబు కాలే, నీ కారు ఇంజను అనుము చెడ్డది, ఇంకా మళ్ళా రాదు. తూకానికి అమ్ముడే, తూకం పెట్టి అమ్ముడే, వర్క్ షాప్ నుంచి మళ్ళా ఇంటికి రాదు. ఇనుప సామాన్లోనికి తూకం పెట్టి అమ్ముడే. నీ కారు నీ అయ్యని అడుగు కావాలంటే ఇంటికి పోయి. నీ కారే కాదు నీ అయ్య ఆరోగ్యం కూడా అనుంచెడ్డది. ఎందుకంటే 7 తారీఖు నాడు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటే ఆయల్లనే నీ అయ్య బోర్ల పడ్డాడు, బొక్కలు ఇరిగిన ఇయ్యాలటికి నడవలేకపోతుంది. మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు కారును బండకేసి కొట్టిండ్రు, 100 మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెట్టిర్రు. ఇంకా కూడా ఆయన పొంకనాలు కొడుతున్నాడు. నిన్నటికి నిన్న మాట్లాడుతుండు ఈ పొంకనాలు. ఆయన ఏం మాట్లాడిండు? ఆయన పిట్టల ద్వారా నాతో 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు టచ్ లో ఉండ్రు, సిట్కే కొడుతూ వస్తారని. సిట్కే కాదు, మిద్దెకి డప్పు కొట్టు బిడ్డ, నీ దగ్గర ఉన్నోళ్ళు కూడా ఎవడన్నా ఉంటాడేమో చూద్దాం. గతంలో లాగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గొర్రెల మంద తోడేళ్లలాకొచ్చి తేప కొట్టి కొట్టుకపోదాం అనుకుంటున్నాం బిడ్డ. ఈడ కాపలా ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు ప్రయత్నం చేసి చూడు. ఈడ మా ఎమ్మెల్యేలను కంచేసి కాపాడుకునే శక్తి హైటెన్షన్ వైర్ రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు బిడ్డ. వచ్చి ముట్టుకో. కరెంటు తీగ మీద కాకి కరెంటు కొడితే ఎట్లా కర్రెగా సస్తదో నువ్వు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తే నీ సంగతి గట్లనే అవుతుంది. నువ్వు మాదిక్కు కాదు, నీ దొడ్ల సాయంత్రానికి ఎన్నో. हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के बीआरएस रुकन प्रकाश गौड़ इम्कान है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जराये ने बताया कि जुमे को प्रकाश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर सरकारी मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। पार्टी जराये के मुताबिक राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली तवक्को है कि 1 या 2 दिन में अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि प्रकाश गौड़ ने रवान साल 28 जनवरी को ही चीफ मिनिस्टर से खानगी मुलाकात की थी। तहम बादशाह प्रकाश गौड़ ने वाजे कर दिया था कि कांग्रेस में शमूलियत का वो कोई इरादा नहीं रखते और उन्होंने अपने हल्के की तरक्की और चंद तरक्याती कामों की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। हल्का असेंबली खैरताबाद के बीआरएस रुकन दानम नागेंद्र, भद्राचलम के रुकन असेंबली वेंकटराव, स्टेशन घनपुर के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि पहले ही गुलाबी जमात से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंदर नायक ने भी जुमे को चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में साबिक वजीर व बीजेपी लीडर रविंदर नायक ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक बीआरएस कायद व एमएलसी महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि महेंद्र रेड्डी ने ही रविंदर नायक को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए राजी करवाया। वहीं बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के करीबी ससुराली रिश्तेदार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया गया कि केटीआर की अहलिया के रिश्ते के एक भाई राहुल राव ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस कायद वो साबिक रुकन असेंबली एम हनुमंत राव के साथ मिलकर राहुल राव ने
जुमे को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के फाइनेंसेस को काफ़ी मशक्क़त के बाद पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस रोज़ कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार संभाला उस वक्त रियासत 3,960 करोड़ के खसारे में थी। उन्होंने बीजेपी के उन दावों को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की इमदाद की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मरकज़ से तेलंगाना को सिर्फ 3,70,000 करोड़ उसूल हुए, जो कि रियासत का हक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी एहतियात से काम कर रही है और रियासत की आमदनी से मुख्तलिफ ज़राए से जो आमदनी उसूल हो रही है उसका बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। కొద్దిమంది పెద్దలు బయట జరిగినటువంటి ప్రచారంలో మేము రైతు బంధు ఇవ్వటానికి 7,000 కోట్ల రూపాయలని పోగేసి అక్కడ పెట్టి పంచుదామనే టైంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఆ డబ్బులు అట్లాగే పెట్టి ఉంచాము. ఈ వచ్చిన ప్రభుత్వం ఆ 7,000 కోట్లు ఏం చేసింది, పంచలేదు, గాలికి వాడుకున్నారని చెప్పేటువంటి ప్రచారం జరుగుతాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులకి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలియాలి. నిజంగా మీరు 7,000 కోట్లు అట్లా బ్యాలెన్స్ ఉంచి ఉండుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఖజానాన్ని మెయింటైన్ చేసేది మొత్తం కూడా ఆర్బీఐ. నేను ఆర్బీఐ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చాను. ఈ ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు. ఆనాడు బ్యాంకులో ఉన్న బ్యాలెన్స్ -3,960 కోట్ల రూపాయలు. బ్యాంకులో మీరు ఉంచినటువంటి 7,000 కోట్లను మిగతా ఖజానా కాకుండా లేకుండా మైనస్ లో। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात का अमल खत्म होने के फौरी बाद रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें तलब करने का अमल शुरू किया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 15 अगस्त के अंदर किसानों के ज़रई कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मौसम में बरसात की फसल पर 500 रुपये बोनस देने का वादा भी पूरा किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों में से 5 जमानतों को 100 दिन के अंदर ही पूरा करते हुए रिकॉर्ड बनाया है। बाकी जमानत और वादों को भी लोकसभा इंतखाबात के बाद पूरा किया जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కరీంనగర్ లోక్సభ సీటు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అనేటువంటి విశ్వాసం వచ్చింది। ఈ రోజు హుస్నాబాద్ సిరిసిల్ల ఉంది, రేపు వేములవాడ చొప్పదండి। ఈ సందర్భంగా ఒకటే, ప్రజలందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ నియంతృత్వ ప్రభుత్వం పోవాలని, మానవతావాది దేశంలో వైషమ్యాలు పోవాలి, ప్రేమ అనురాగాలతో దేశమంతా ఐక్యంగా ఉండాలని భావించే రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం రావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు। దానితో పాటుగా ప్రజలు అసహ్యించుకుంటా ఉన్నారు। ఈరోజు బాండ్ల పేరు మీద, ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల పేరు మీద వివిధ సంస్థల ద్వారా నల్లధనాన్ని తీసుకోవడానికి ఎలక్ట్రల్ బాండ్ రూపొందించడం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పడం అంటే నేరుగా అవినీతి। सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बस यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। बीआरएस पार्टी ने बताया कि केसीआर की बस यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, जो 10 मई तक जारी रहेगी। बीआरएस के सीनियर कायद के वासुदेव रेड्डी ने आज स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए केसीआर की बस यात्रा को इजाज़त देने की दरख्वास्त की। इस मौके पर उन्होंने बस यात्रा के रूट की तफसीलात भी तहरीरी तौर पर पेश की। उन्होंने बताया कि बस यात्रा के दौरान केसीआर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने पर भी जोर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जॉब कैलेंडर की इजराई के नाम पर नौजवानों के साथ दगाबाजी करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो लोकसभा के आने वाले इंतखाबात में हुक्मरान जमात को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1 फरवरी से जॉब कैलेंडर की इजराई का वादा किया था और अखबारात में इश्तिहारात भी शाया करवाए थे, लेकिन अभी तक इस ताल्लुक से कोई भी पहल नहीं हुई। केटीआर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी वादा किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद बेरोजगार नौजवानों को फीकस 4,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। इस वादे को भी बरफदान की नज़र कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुसूल इख्तिदार के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तरदीद कर दी कि पार्टी ने इस किस्म का कोई वादा किया था। उन्होंने कहा कि पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने
30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के इंतजामात किए थे और कांग्रेस पार्टी महज अहकाम तकर्रुर की इजराई के जरिए उन तकर्रुरात का सहरा अपने सर बांध रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिद्दीपेट में बीआरएस के उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी के इजलास में शिरकत की पादाश में मुअत्तल होने वाले 106 मुलाजमीन की खिदमात को बहाल करने की हुकूमत को हिदायत दी और जिला कलेक्टर की जानिब से उन मुलाजमीन की मुअत्तली के जारी करदा अहकाम को कलअदम करार दिया। चंद दिन कबल सिद्दीपेट के एक फंक्शन हॉल में मेदक लोकसभा के बीआरएस उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी, जो साबिक में सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने जिले से ताल्लुक रखने वाले 106 मुलाजमीन के एजाज में एक दावत का एहतमाम किया था। इस वाक़े का इल्म होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद मुताल्लिका फंक्शन हॉल पहुंच गई। तब तक दावत में शरीक मुलाजमीन और बीआरएस उम्मीदवार वहां से चले गए थे। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने जिला कलेक्टर सिद्दीपेट को इस वाक़े की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। जिला कलेक्टर ने फंक्शन हॉल और उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 106 मुलाजमीन की शिनाख्त की, जिनमें 66 मुलाजमीन कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम यानी नरेगा और 40 मुलाजमीन का ताल्लुक IKP इदारे से वाबस्ता था। उनकी शिनाख्त के बाद जिला कलेक्टर ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर उन तमाम को मुअत्तल कर दिया था। ताहम चंद्रशेखर रेड्डी नामी एक एडवोकेट के रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट ने उन तमाम की मुअत्तली को कलअदम करार देते हुए उन तमाम की खिदमात को बहाल करने की हिदायत दी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बीजेपी MLA मलोन राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी जुलूस के मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक 17 अप्रैल को बीजेपी MLA राजा सिंह ने जोगिंदर सिंह बिट्टू के साथ मुताल्लिका हुक्काम से बगैर किसी पेश की इजाज़त के रैली निकाली। जब यह रैली गौलीगुड़ा के गुरुद्वारे के करीब पहुंची तो राजा सिंह ने जुलूस को रोक दिया और खिताब किया। राजा सिंह की तकरीर का मकसद आवाम को मुतासिर करना और वोटर्स की हिमायत हासिल करना था। इसके अलावा हुजूम के दरमियान पटाखे छोड़े गए, जिससे लोगों को परेशानी पैदा हुई और अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इसकी बुनियाद पर केस दर्ज किया गया है। सिकंदराबाद के बोलाराम में वाक़े VB सिटी अपार्टमेंट्स के एक फ्लोर में आग लग गई। आग काफ़ी शदीद थी, हालांकि इस आग से कोई ज़ख्मी नहीं हुए। इस मौके पर GHMC के DRF की टीम पहुंची और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। ज़िला रंगारेड्डी में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 2 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में दूसरे 4 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाक़या जुमे को अली सुबह कुल्लूर के एग्जिट नंबर 2 के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक SUV गाड़ी एक कार में घुस पड़ी। पुलिस ने बताया कि खानदान पड़ोसी रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा से हैदराबाद वापस हो रहा था कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। महलूकीन का ताल्लुक पुराना शहर हैदराबाद से बताया गया। सड़क हादसे में 35 साला कार ड्राइवर मोहम्मद मुनव्वर और कार के सामने की सीट पर बैठी हुई ज़ईफ खातून फातिमा बेगम बरसरे मौका हलाक हो गई। दूसरे 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें पटेनचेरू के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने के मुर्दाखाने में महफूज करवाया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। बीवी के जुल्म सितम का शिकार एक शोहर ने आज हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खुदकशी करने की कोशिश की। ये वाक़या शहर के कोमपल्ली इलाके में पेश आया। कोमपल्ली का रहने वाला नागेश आज मकामी तालाब के पास पहुंचा और उसने अपनी बीवी से तलाक दिलाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर उसने तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर लेने की धमकी दी। उसने बताया कि उसे उसकी बीवी खूब मारती है और चुरके भी देती है। मकामी अफराद ने समझा बुझाकर रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें शोहर इंतहाई तकलीफ के साथ अपने जिस्म पर चुरकों के निशानात बता रहा है और कह रहा है कि उसकी बीवी उसे बच्चों से भी मिलने का मौका नहीं देती और बहुत जुल्म करती है, जिससे वो तंग आ चुका है। लिहाजा उसके साथ इंसाफ किया जाए। ఇగో ఇక్కడ చూడు పడుకునేటప్పుడు ఇది ఒకట కాల్చింది ఇగో 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 ఏం పెట్టదు ఫ్యాన్ కరెక్ట్ కట్ చేసేసింది అయినా సరే టెరెస్ పైన అనుకుంటున్నా ఆమె పిల్లల్ని కూడా దగ్గరని నాకు దగ్గర ఎత్తుకునియదు. చాక్లెట్ ఇప్పిస్తే చాక్లెట్ ఎవరు చాక్లెట్ తినదు అవన్నీ చెప్పి నేర్పించింది ఆ పిల్లకి. మీ డాడీ ఏంటంటే చచ్చిపోయాడు అని నేర్పిస్తుంది.
దీనికి పరిష్కారం ఏంది? నేను జావాలా ఒక మాడేపుర్రి, నేను జావాలా సామాన్ చేస్తా. ఇప్పుడు నీకేం కావాలంటున్నావు? నాకు డైవర్స్ కావాలి. నీకు అది పరిష్కారం కావాలి. నీకు సాగుతున్న పరిష్కారం నాకు డైవర్స్ అంతే, ఏం లేదు. నీ పేరు? బస్. నీ పేరు నాకు తెలియదా? నీ పేరు నా పేరు నీకు తెలియదా? తెలిసి అది మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు చెప్పాలి. नागेश। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में प्रिंसिपल फेशियल करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक उन्नाव जिले के दुंडामाव गांव के एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल संगीता सिंह ने तालिब इल्मों को पढ़ाने के बजाय स्कूल में फेशियल करवाया। अनम खान नामी टीचर ने वीडियो उस वक्त बनाई जब प्रिंसिपल तुलबा के किचन रूम में फेशियल करवा रही थी। ये देखकर संगीता सिंह फौरन कुर्सी से उठी और अनम खान से बहस व तकरार शुरू कर दी। इसके बाद उसने उस पर हमला कर दिया और फ़ोन छीनने की कोशिश के दौरान अनम खान का हाथ कतर दिया, जिसके बायस टीचर अनम खान के हाथ से खून बहने लगा। प्रिंसिपल की फेशियल करवाने की वीडियो के साथ अनम खान ने सोशल मीडिया पर जख्मी होने वाली अपनी एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसकी वजह से 2 वीडियोस वायरल हो गई। इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए महकमे तालीम के हुक्काम ने प्रिंसिपल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। अनम को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मुतासरा टीचर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासत में जुमे की शाम अचानक मौसम तब्दील हो गया और चंद अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हुई। गुज़िश्ता चंद दिनों से दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन आज शाम अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्जे हरारत में कमी देखी गई। अजला निज़ामबाद कामारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे आम और धान की फसल को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। बताया गया कि निज़ामबाद ज़िले के डिचपल्ली, अंगलवाई, धरपापल्ली और सरकुंडा मंडलों के कई मौज़ूआत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। कामारेड्डी ज़िले के रामारेड्डी, माचारेड्डी मंडलों में भी बारिश हुई। माचारेड्डी के एक तांडे में एक मकान की टीन की छत तेज़ हवाओं से उड़ गई। महकमे मौसमियात ने अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यपेट के चंद इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में ये कहा गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हज़ारों वर्षों से चली आ रही अकीदा और अकीदत को इंडिया इत्तेहाद सिर्फ वोट बैंक के लिए मुस्तरद कर रहा है। दिल्ली लखनऊ कौमी शाहराह से मुत्तसिल मैदान में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने जुमे को कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी की हुकूमतों में वहाँ के किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत उन पर पूरी तवज्जो दे रही है। की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर कांग्रेस और सीपीआईएम की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम इंडिया इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ये दोनों पार्टियां इस वक्त बीजेपी की एजेंट हैं। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की जीत की पेशगोई करने वाले तमाम प्री पोल सर्वे जाली हैं। बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के आगाज के साथ ही जुमे को 3 हलकों में पोलिंग हो चुकी है। इसराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद जुमे की सुबह करीब 6 बजे जवाबी कार्रवाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी हमले की तरदीद की और कहा कि इसराइल गाज़ा और दीगर मकामात पर किए गए हमलों की पुरानी वीडियोस को दिखाकर ईरान पर हमला करने का दावा कर रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।